हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीडीसी लाइव में। दोस्तों, आज जो है हम आपके एनसीईआरटी पैटर्न का क्लास 9th का एक्सरसाइज चैप्टर वाइज शुरू कर रहे हैं। आज जो है जो चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग क्लास 9th का लाइन एंड एंगल चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। में आप देखेंगे कि एनसीईआरटी के एक्सरसाइज हम क्रम से सारे कवर करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। और एक चीज और, हर एक्सरसाइज हर एक वीडियो को शुरू करने से पहले आज से हम आपके लिए एक शानदार ट्रिक भी लेकर आएंगे जो आपके कैलकुलेशन को और आसान बनाएगा। तो आज का पहला ट्रिक है, अगर आप ध्यान दें तो ट्रिक ये है, आज हम लोग डिवाइड करना सीखेंगे कि कोई भी अगर नंबर 3 बार रिपीट कर रही हो और उसे 37 से डिवाइड करना हो तो कैसे हम चुटकियों में विद इन ए सेकेंड आंसर निकाल सकते हैं बिना पेन का यूज किए हुए। तो आइए इसी की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 जो है 3 बार रिपीट हो रहा है और इसे आपको 37 से डिवाइड करना है। आंसर लिखने के लिए बहुत कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली क्या करना है, इन तीनों 2 को ऐड कर देना है। 2 + 2 + 2 कितना होता है भाई? 6 होता है। इधर समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही अगर आप देखें 37 से 6 3 बार रिपीट कर रहा है, इसका आंसर क्या होगा? 6 + 6 + 6 कितना होता है? 18 होता है। बहुत आसान है। ऐसे ही अगर इसे आप डिवाइड करें 888 को 37 से, तो आप देखेंगे 8 + 8 + 8 8 3 जा कितना होता है? 24 होता है। आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर शुरू करने से पहले इसका कमेंट में आंसर आप जरूर देंगे। ठीक है, और आइए, जैसा कि हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे थे, हमारा आज का टॉपिक है लाइन और एंगल। इस शानदार ट्रिक के साथ हम चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं और उम्मीद है अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसके आंसर आप जरूर कमेंट में हमें देंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर एनसीईआरटी का एनसीईआरटी चैप्टर 6 है, यहाँ पे लाइंस और एंगल। और यहाँ जो एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे 6.1 को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले, एक्सरसाइज पर जाने से पहले आपके लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट जो उस चैप्टर से रिलेटेड हो सकते हैं उसको हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप चैप्टर का नाम ही जान रहे हैं, नाम है लाइंस एंड एंगल, तो शुरुआत ही होगी यहाँ पे लाइन से। आइए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू लाइन एंड द टर्म रिलेटेड टू इट, है ना। लाइन से रिलेटेड कौन कौन से टर्म होंगे और किसकी नीड हमें लगेगी एक्सरसाइज को सॉल्व करने में, उसको जान लेते हैं। ठीक है, तो आइए, जैसा कि आप देख पा रहे हो, लाइन के बारे में पहला बताया जा रहा है। कह रहा है ए लाइन इज ए ब्रेथलेस लेंथ विच हैज नो इन पॉइंट, हियर ए बी इज द लाइन एंड इट इज डिनोटेड बाई ए बी। किसी भी लाइन को अगर जब आप रिप्रेजेंट करोगे, अगर आपने ए बी एक लाइन लिखा हुआ है, अगर आप ए बी एक लाइन यूज कर रहे हो, ए बी थोड़ा डार्क करते हैं, फॉन्ट को भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ए बी। तो ए बी पे अगर ये लाइन है, अगर ये लाइन है तो दोनों तरफ हम क्या करते हैं? एरो बना देते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ये ए से इधर जो है अपनी साइड इनफाइनाइटली मूव कर सकता है। अब इनफाइनाइटली तो बना नहीं सकते, हम एरो लगा देते हैं। बात समझ में आ रही है? ऐसे बी के इधर भी इनफाइनाइटली मूव कर सकता है, इसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? एरो लगा देते हैं। आई थिंक ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या होता है? अगर इसे हम ए और बी यहीं तक सीमित रखें, ना ये इधर इनफाइनाइटली मूव करे ना इधर मूव करे, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, एक एंड पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक एंडिंग पॉइंट होगा। यहाँ एंड पॉइंट की बात करें तो यहाँ एंड पॉइंट अगर कहें तो एंड पॉइंट यहाँ कितने होते हैं? एंड पॉइंट आप कहेंगे यहाँ पे 2 होते। ठीक है, यहाँ पे अगर एंड पॉइंट की बात करें, यहाँ ना इधर कोई एंडिंग पॉइंट है ना इधर कोई एंड पॉइंट है। आई थिंक यहाँ पे एंड पॉइंट कितने होंगे? तो आप कहोगे एंड पॉइंट यहाँ पे सर
कितने होंगे, तो इन पॉइंट 0 होंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये एक ब्रेथलेस, जिसकी कोई मोटाई नहीं होती, एक लेंथ होता है जिसका ना ही कोई एंड पॉइंट होता है ना, ये हमारा क्या है, ए बी है। लाइन सेगमेंट, जिसको हिंदी में रेखाखंड बोलते हैं आप, ए लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन विच हैज 2 एंड पॉइंट। इसके कितने एंड पॉइंट होते हैं, 2 एंड पॉइंट होते हैं। और ये क्या है, लाइन का ही एक पार्ट है। जैसा कि हमने बताया कि लाइन जो होगा वो इनफाइनाइटली क्या करेगा, मूव करता जाएगा दोनों डायरेक्शन में। जबकि उसी का एक पार्ट को हम निकाल लें तो वो हमारा क्या होता है, लाइन सेगमेंट होता है, जिसे हिंदी में आप रेखाखंड कहते हो। ठीक है। अगर रे की बात करें तो हमारा रे जो होगा वो हमारा क्या करेगा, वन साइड, है ना, एक तरफ इनफाइनाइटली मूव करेगा। जैसे रे क्या होता है, सन से रे निकलती है, सन एक फिक्स पॉइंट हो गया, और वहां से रे जो हमारी निकलती है वो क्या आती है, इनफाइनाइटली मूव करती जाती है। ऐसे ही आप याद रखो, रे क्या होगा, एक फिक्स पॉइंट होगा और दूसरी डायरेक्शन में क्या होगी, इनफाइनाइटली ये मूव करती जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ रे की जब बात करेंगे तो ये हमारा रे, जो रे होगा, रे के लिए आप कहेंगे कि एक तो हमारा एंड पॉइंट होगा, लेकिन दूसरी तरफ क्या होगा, ये इनफाइनाइटली मूव करेगा। तो आप देखो में क्या करते हैं, एक तरफ रे लगा देते हैं, है ना। लाइन में क्या करते हैं, अगर ये ए बी है तो इससे सिर्फ क्या करते हैं, एक लाइन खींच देते हैं, यानी इसके 2 एंड पॉइंट होंगे, एक 1 पॉइंट और एक यहाँ पे पॉइंट। ठीक है, में क्या होगा, केवल एक ही एंड पॉइंट होता है। बात समझ में आ रही है? और इधर एंड पॉइंट कोई रहना ही नहीं है, ये इनफाइनाइटली मूव करेगा। जैसा कि हमने बताया था, आप जब रे लिखोगे मतलब रे लिखोगे तो आप वन डायरेक्शन में एरो को लगाओगे। लाइन सेगमेंट जब लिखोगे तो किसी डायरेक्शन में एरो नहीं होगा, और जब आप लाइन खींचोगे तो लाइन में क्या करोगे, दोनों तरफ एरो बना दोगे। आई थिंक ये बातें समझ में आ रही होंगी। रे के लाइन से रिलेटेड 3 चीजें बताया, एक लाइन बताया, दूसरा लाइन सेगमेंट बताया, तीसरा रे बताया। लाइन में हमने क्या कहा, कोई एंड पॉइंट नहीं होते हैं, 0 एंड पॉइंट होता है। ठीक, हमने दूसरी चीज लाइन सेगमेंट में क्या बताया, 2 एंड पॉइंट होंगे। ठीक है, और रे में हमने क्या बताया, केवल एक एंड पॉइंट होगा। ये पॉइंट जो है आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में जनरली आते हैं, इसको आप ध्यान रखें। दूसरी चीज, रिप्रेजेंट करने का तरीका, अगर लाइन है तो दोनों तरफ एरो होगा, लाइन सेगमेंट है तो किसी तरफ एरो नहीं होगा, और यदि रे है तो ये क्या होगा, एक डायरेक्शन में सिर्फ एरो लगाएंगे। उम्मीद है ये बातें समझ में आ रही होंगी, और यदि समझ में आ रही हैं तो बेटा कमेंट, लाइक, कुछ तो कुछ करिए, जिससे हमें पता चले कि आपको ये चीज अच्छी लग रही है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, इसी में आते हैं हमारे कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, तो आप ऐसा समझो कि अगर पॉइंट कुछ इस तरह से रखे हों, उनको ज्वाइन करने से एक सीधी लाइन बन, वो हमारे क्या कहलाते हैं, कोलिनियर पॉइंट। जैसे हम कह रहे हैं एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट, अगर इनको हम ज्वाइन करें और ज्वाइन करने से हमारा क्या हो जाए, एक सीधी लाइन बन जाए। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट। और यदि हमारे पॉइंट कुछ ऐसे हों जिनको ज्वाइन करने से एक स्ट्रेट लाइन न बने, तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट। बात समझ में आ रही है ना? अगर समझ में आ रही है, वीडियो को लाइक करना है, बिना लाइक किए नहीं जाना है। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। तो कोलिनियर और नॉन कोलिनियर ये टर्म यूज होते हैं, है ना। इससे आपको डिफिनीशन नहीं पूछा जाएगा, आपको टर्म पूछा जाएगा। अगर आप वैसे आप समझ सकते हो तो 3 or more point which lie on the same line are called collinear point. 3 or more point which do not lie on the straight line are called non-collinear point, है ना। तो ये आपका डिफिनीशन है। अगर कोई आपसे पूछता है तो बताने के लिए आपके पास वर्ड होना चाहिए, तो वर्ड हमने यहाँ पे लिख दिया है। और समझने के लिए ओरली आपको जानकारी होनी चाहिए। बस 3 पॉइंट जो जिनको ज्वाइन करने से एक स्ट्रेट लाइन बन जाए, कोलिनियर पॉइंट। ऐसे 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट जिनको ज्वाइन करने से कोई स्ट्रेट लाइन ना फॉर्म हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट। आई थिंक ये बातें समझ में आ गई होंगी आपको। अगर आगे नेक्स्ट बढ़ा जाए
तो नेक्स्ट हमारा है एंगल के बारे में थोड़ा वो इंफॉर्मेशन है ना। एंगल के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है सारा, इंट्रोडक्शन टू एंगल। एंगल में क्या है हमारा, एंगल कैसे बनता है ना। तो आप ये कहते हो, जनरल भाषा में ये कहते हो, एंगल जो है इंक्लाइनेशन इन टू रे इज कॉल्ड एंगल। यानी कि दो रे के बीच के झुकाव को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, है ना। दो रे के झुकाव को ही हम लोग क्या बोले हैं, एंगल। जैसे एक यहाँ पे है, एक रे हमारा ये है, दूसरा रे हमारा ये है, और इन दोनों के बीच का जो झुकाव है, जो इंक्लाइनेशन है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। अब एंगल में क्या क्या होगा, आप कहोगे एंगल में एक कॉमन वर्टेक्स है ना। दूसरी चीज क्या होगी, तो दो रे होंगे, दो क्या होंगे, रे, टू रे होंगे। तो टू रे होंगे और एक हमारा क्या होगा, कॉमन वर्टेक्स होगा, और इनके बीच का जो झुकाव होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे। अब एंगल को हम लोग जनरली क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करते हैं। यहां से एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में इसका मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, ये बातें समझ में आ रही है। यही चीजें हमने आपको लिख रखा है कि अगर आपसे लिखने के लिए कहे, कोई पूछ दे, तो आप उसको अच्छे से बता सको, है ना। एंगल इज फॉर्म व्हेन टू रे ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम इन पॉइंट। सेम इन पॉइंट से क्या होंगे, दो रे ओरिजिनेट होने चाहिए। ए रे मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड द आर्म ऑफ द एंगल। ये रे मेकिंग एन एंगल, जो एंगल को बना रहे हैं, वो हम लोग क्या बोलते हैं, आर्म्स बोलते हैं। ठीक है, और द एंड पॉइंट फ्रॉम वेयर द टू रे ओरिजिनेट टू फॉर्म एन एंगल इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द एंगल। ये दो रे जहां से ओरिजिनेट हुई हैं या जहां से निकली हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। समझ में आते हैं? अगर समझ में आ रही है, क्या करना है, तो लाइक करना है, तभी तो पता चलेगा कि आपको पसंद आ रहा है कि नहीं पसंद आ रहा है। और यदि कोई दिक्कत हो, समझने में तकलीफ हो रही हो, तो एक कमेंट करके बताना है कि सर ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करिए। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आगे आए तो अब हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल, एंगल कितने प्रकार के होते हैं, तो वैसे तो अलग अलग बुकों में अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलती है। फिलहाल हमें क्या करना है, सबको डिस्कस है ना। तो जो पहला एंगल है टाइप्स ऑफ, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होगा, यहाँ पे एंगल की वैल्यू होगी, यहाँ पे जो एंगल की वैल्यू होगी वो कितनी होगी बेटा, यहाँ एंगल जो होगा, अगर ये हमारा एंगल x है, इस x की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे x की वैल्यू हमारी 0 से बड़ी होगी और 90 डिग्री से क्या होगी, छोटी होगी। 0 डिग्री से क्या होगी, बड़ी होगी, और 90 डिग्री से छोटी होगी। ऐसे एंगल को क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल, न्यून कोण। हिंदी में क्या बोलते हैं, न्यून कोण, है ना। राइट एंगल की बात करें अगर, तो अगर यहाँ पे जो एंगल है, अगर इस एंगल की वैल्यू कितनी डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, अगर इस एंगल की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, तो ये एंगल हमारा क्या कहलाएगा, राइट एंगल कहलाएगा, समकोण कहलाता है। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है भाई, तो अगर इस एंगल की वैल्यू, इस एंगल की वैल्यू हमारी कितनी हो जाए, 90 डिग्री से एबव हो जाए और 180 से छोटी रहे, तो ऐसे एंगल को क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण, अधिक कोण। ठीक है, ऐसे ही स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, अगर हमारे एंगल की वैल्यू कितनी हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, कितनी हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, तो इसे क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, रिज कोण बोलते हैं, है ना। ठीक है, ऐसे ही रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, तो रिफ्लेक्स जिसको प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं, है ना। ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू अगर ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाए, 180 डिग्री से ज्यादा हो जाए,
और 360 डिग्री से क्या रहे, कम रहे, तो इसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। बात समझ में आ रही है? ये सारी चीजें हमने लिख रखी हैं आपके लिए कि आपको कोई भी समझने में तकलीफ ना हो, है ना। ये समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करते रहिए और इससे हमको मोटिवेट करते रहिए कि सर और पढ़ाइए, सारे क्वेश्चन को कराइए। बात समझ में आ रही है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें। टाइप्स ऑफ एंगल के बाद हमारा है पेयर ऑफ एंगल। क्या है? पेयर ऑफ एंगल। पेयर ऑफ एंगल क्या होते हैं? तो आप दो कोण पढ़ेंगे इसमें। पहला, ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो। ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना हो, 90 डिग्री हो। जैसे अगर हमने ये एक 90 डिग्री बनाया और इसमें हमने एक लाइन खींच दी, ये टोटल हमारा क्या है, दोनों 90 डिग्री है। अब ये हमारा θ1 है, ये हमारा θ2 है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और दोनों का सम जब 90 डिग्री होगा, ऐसे एंगल को बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं? कंप्लीमेंट्री एंगल। द टू एंगल whose sum is 90 are called complementary एंगल। बात समझ में आ गई? ऐसे ही अगर हमारा कोई एंगल है और इस पे ये एक रे है, ठीक है, और ये एंगल हमारा θ1 है, ये एंगल हमारा θ2 है, और आपसे यहां पे देखा जाए तो अगर इन दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री है, अगर इनका सम 180 डिग्री है, ऐसे एंगल को बोलते हैं सप्लीमेंट्री। क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। तो कंप्लीमेंट्री मतलब दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए, और सप्लीमेंट्री का मतलब दोनों का सम कितना चाहिए, 180 डिग्री होना। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक एंगल दे देगा और आपसे कहेगा कि इसका कंप्लीमेंट्री एंगल बताओ आप। तो कंप्लीमेंट्री एंगल जैसे आपको 30 दे दिया, आप कहोगे इसका कंप्लीमेंट्री कितना होगा, 60 डिग्री। ऐसा एंगल बताना है जिनसे दोनों का सम कितना हो जाए, 90 डिग्री। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आप बताओ 70 का कंप्लीमेंट्री क्या होगा, तो 70 में क्या ऐड करें कि 90 हो जाए, तो आप कहोगे 20 ऐड करने पे 90 होता है। इसका आंसर क्या हो गया, 20 डिग्री होगा। कभी कभी एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा, यहां से पूछा जाएगा कि वो एंगल बताओ जो स्वयं का कंप्लीमेंट्री हो, स्वयं का कंप्लीमेंट्री हो, मतलब जो एंगल है वही उसका कंप्लीमेंट्री भी हो। ऐसे एंगल को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या, 45 दोनों मिलकर 90 डिग्री। इसलिए 45 एंगल ऐसा है जो स्वयं का क्या है, कंप्लीमेंट्री है। तो ऐसे एंगल को 45, ये याद रखेंगे, एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है यहां। क्लियर है? ऐसे ही आपको अगर मैं पूछूं सप्लीमेंट्री की, ऐसा कौन सा एंगल है जो स्वयं का सप्लीमेंट्री हो, आप क्या बोलोगे, 90 डिग्री। क्या बोलोगे, 90 डिग्री बोलना पड़ेगा। नहीं बोलेंगे तो कमेंट करना पड़ेगा। बिना कमेंट किए, बिना वीडियो लाइक किए ऐसे कोर्स आगे बढ़ेगा। बढ़ेगा तभी जब लाइक्स आएंगे, कमेंट आएंगे, मोटिवेशन मिलेगा, सर और इंस्पायर होकर आपके लिए और अच्छे से वीडियो बनाएंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए अब ऐसे ही अगर आपको पूछा जाए 120 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या होगा, तो आप बोलोगे कितना होगा, 60 डिग्री। आपको हमेशा ध्यान देना है, अगर आपसे सप्लीमेंट्री पूछा जा रहा है, आपको ऐसे एंगल को बताना है, को ऐड कर दें तो टोटल कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाए। क्या ये बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? समझ में आनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछें। बात समझ में आ गई? आगे आइए, कुछ और क्वेश्चन जो बड़े ही सिंपल हैं, है ना। जैसा कि नाम देख रहे हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। ऐसे लाइन जो एक दूसरे को क्या करें, इंटरसेक्ट कर दें, काट दें। क्या करें, काट दें। ऐसे एंगल को क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। ले तेरी कटम कट, काट दिए, इंटरसेक्टिंग। और जो एक दूसरे को काटे ही ना, ये भी कोशिश कर लो, इधर बढ़ा लो या इधर बढ़ा लो, कभी नहीं काटे।
ऐसे एंगल को क्या बोलेंगे? ऐसे एंगल को बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि पैरेलल लाइन। ये दो लाइन जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी वो बोलेंगे क्या? पैरेलल लाइन। और जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें उनको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। समझ में आ रही है बातें? समझ में आनी चाहिए। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर? आते हैं आगे, हम लोग बढ़ते हैं आगे। हमारा है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल सबसे ज्यादा बार बार क्वेश्चन में एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट साइड है, ऐसे टर्म को पहले समझते हैं। 3 पॉइंट है जो आपको जानकारी होनी चाहिए एडजेसेंट एंगल में। अगर कहीं भी एडजेसेंट एंगल बन रहा है तो एक कॉमन वर्टेक्स होगा। क्या होगा? एक कॉमन वर्टेक्स होगा। एक कॉमन क्या होगा? वर्टेक्स होगा। एक कॉमन क्या होगा? वर्टेक्स होगा। ठीक। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट, एक कॉमन आर्म होगा। एक कॉमन क्या होगा? आर्म होगा। एक कॉमन क्या होगा? आर्म होगा। तीसरी चीज, दो हमारे नॉन कॉमन आर्म होंगे। दो हमारे क्या होंगे? नॉन कॉमन आर्म्स, मतलब वो कॉमन नहीं। और कहां होंगे? आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, यानी जो कॉमन आर्म है उसके विपरीत तरफ होंगे। यानी एक हमारा इस डायरेक्शन में हुआ तो दूसरा इसके इस डायरेक्शन, दोनों विपरीत दिशाओं में होंगे। सारी बात। तो ये हमारा क्या है? कॉमन वर्ड। ये क्या है हमारा? कॉमन वर्ड। ये हमारा क्या है? कॉमन आर्म। और ये हमारे दोनों क्या हैं? नॉन कॉमन आर्म, है ना? आप कहोगे एडजेसेंट एंगल। और एडजेसेंट एंगल we have one common vertex. Second point, we have one common arms. And third point, non-common arms should be either side of the common arm. क्या ये बात समझ में आ गई बेटा? अगर समझ में आ रही हो प्लीज कमेंट के द्वारा बताएं आप हमें कि आपकी क्लियर हो रही। ठीक है, अब थोड़ा सा पढ़ लें जो लिखा है आपके लिए, वरना कहोगे सर अपने ही बोले जा रहे हैं। सर लिख के भी लाए हैं। टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स। पहला पॉइंट, एक कॉमन आर्म। दूसरा पॉइंट, एंड दे आर नॉन कॉमन आर्म्स ऑन डिफरेंट साइड आर ऑन डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। क्लियर है? समझ में आ रही है? चीजें क्लियर होनी चाहिए। अगर कोई भी समस्या हो बेटा बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, यहां आपको मेंशन भी किया गया है कि इस एंगल का एडजेसेंट एंगल कौन होगा? इस बगल वाला। इन द फिगर पी डी, ए बी डी, ए बी डी, डी बी सी, डी बी आर एडजेसेंट एंगल। ये क्या है? हमारे एडजेसेंट है। समझ में आ रही बातें? आगे बढ़ लिया जाए, बताइए आप, है ना? आपके अकॉर्डिंग ही चल। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा एक और कंसेप्ट है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। सबसे ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करते समय यूज होता है तो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या है? बहुत ही सिंपल सी चीज। ये आप कहते हो क्या है? इट इज अ एडजेसेंट एंगल। अगर आपने ये वर्ड बोल दिया कि इट इज अ एडजेसेंट एंगल, इट मीन्स क्या होगा? कॉमन वर्टेक्स होगा, कॉमन आर्म होगा और नॉन कॉमन आर्म्स होंगे जो आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म होंगे। अब एक्स्ट्रा क्या ऐड होगा? एक्स्ट्रा ये ऐड होगा कि जो नॉन कॉमन आर्म थे एडजेसेंट एंगल के, कि वो नॉन कॉमन आर्म एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? अपोजिट डायरेक्शन। जैसे यहां पे आप देखो, ये क्या है? हमारा कॉमन आर्म है। ये हमारा क्या है? कॉमन आर्म। कॉमन आर्म ये हमारा क्या है? कॉमन वर्टेक्स। ये हमारा क्या है? कॉमन आर्म। और ये दोनों हमारे क्या हैं? नॉन कॉमन आर्म। ये दोनों क्या है? हमारे नॉन कॉमन।
और दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है। एक तीर घाट दूसरा मीर घाट, एक पूरब दूसरा पश्चिम। आप समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये हमारा क्या है, कॉमन वर्ड। ये क्या है हमारा कॉमन आर्म। और नॉन कॉमन आर्म्स विल बी आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। और क्या है ये दोनों, एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है? अब यहां पे देखो, अगर ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये एक स्ट्रेट एंगल बना देंगे। क्या बना देंगे? स्ट्रेट एंगल बना देंगे। यानी कि इन दोनों एंगल का सम अब क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है? तो आप ये याद रखोगे, जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं उन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। If the sum of the two adjacent angle is 180, then the non-common arm on the arms of the angle form a line, है ना? कह रहा है कि अगर जो हमारे एडजेसेंट एंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है तो जो लाइन फॉर्म होगा, जो नॉन कॉमन फॉर्म से शेप बनेगा, वो कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्लियर है आगे बातें? इतना ही हमारा जो 6.1 है उसको सॉल्व करने के लिए थ्योरी पार्ट की जरूरत थी। उम्मीद है क्लियर हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और अगर आगे बढ़ें तो अब देखेंगे एक और कॉन्सेप्ट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरसेक्टिंग लाइन आपको, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इनके द्वारा जो चार एंगल बनेंगे, ये और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, और ये एंगल का नाम क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे कि ए ओ बी और डी ओ सी दोनों एक को ओ पे इंटरसेक्ट किए, तो आप कहोगे ये एंगल वही होगा जो ये एंगल होगा, ठीक है, और ये एंगल वही होगा ये एंगल होगा, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल। ठीक है? द वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा। There are two pair of vertical opposite angle in the given figure and they are AOD and BOC। ठीक है, चलो गए अगेन AOC और BOD BO। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। If two line intersect each other then the vertically opposite angles are equal। अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हों तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। क्या ये बातें समझ? के लिए एक विकल्प क्या है, कमेंट करके बातों को बताना। समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपको सब कुछ क्लियर है। अब आते हैं हम लोग कहां पे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 9 एंड थ्योरी पार्ट खत्म। आपने बेसिक समझ इस चैप्टर के क्वेश्चन को जो करने के लिए चाहिए थी वो यहाँ पे द एंड। अब हम लोग आते हैं और आप देखेंगे बड़ी ही आसानी से चुटकियों में आपको आंसर, यहाँ पे अच्छी बात ये होती है बहुत आसानी से आंसर आ जाता है, बस लिखने का प्रोसेस थोड़ा बड़ा होता है। पहले हम समझने का प्रयास करेंगे फिर समझ जाएंगे तो समझ में आ गई। चलिए आइए, कर इन फिगर 6.13 लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट, AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। दोनों एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं बाबू, O पे कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं, O पे कर रहे हैं। इफ AOC यानी इस एंगल की बात कर रहे हैं, BOE यानी इस एंगल की,
इन दोनों का सम कितना कर रहा है? 70 डिग्री। दोनों का सम कितना है? 70 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है बीओडी, अच्छा, एंड बीओडी भी दिया हुआ है। बीओडी इस एंगल की वैल्यू दिया हुआ है कितना? 40 डिग्री। आपसे पूछा क्या गया है? बीओई, बीओ यानी ये एंगल कितना होगा? दूसरा, रिफ्लेक्स ऑफ सीओई, ओई का रिफ्लेक्स कितना? असल में देखो, बेसिकली आपको एक स्ट्रेट लाइन पकड़ लेनी है। ये हमारी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आप अभी पढ़ के आए हो कि लाइन के एक तरफ के सारे एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इसको हम लोग बोल रहे थे लीनियर पेयर ऑफ एंगल, है ना। आपके लिए इंफॉर्मेशन में ये एंगल और इस एंगल दोनों का सम दिया हुआ है 70 डिग्री, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बीओई पूछा गया है, बीओई पूछा गया है, तो वहां आने से पहले हम लोग पहले सीओई निकालते हैं, है ना। कैसे निकालेंगे? देखिए, आप लिखोगे, अगर आप इसे थीटा कह रहे हो तो आप कहोगे ये θ1 है, ये हमारा θ2 है, और ये हम यदि θ3 कहते हैं तो आप कहोगे का सम θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 कितना होगा जी? 180 डिग्री। क्या होगा? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब आपको ये मालूम है कि θ1 और θ2 इन दोनों का सम आपको कितना दिया हुआ है? 70 डिग्री दिया। बस θ3 इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। या θ3 की वैल्यू आप कहोगे 70 घटा देंगे, 180 माइनस 70, और अगर आंसर देखें तो ये कितना आया? 100। ये किसका है? OE की वैल्यू। आपसे पूछ रहा है रिफ्लेक्स ऑफ COE, रिफ्लेक्स ऑफ COE, तो आप रिफ्लेक्स ऑफ OE आप कहोगे। रिफ्लेक्स निकालने के लिए क्या करते हैं? बता देते हैं। मतलब आपको ये OE एक्चुअली ये आपने निकाला है और आपसे कहा जा रहा है कि अब ये वाला एंगल बता, है ना। तो टोटल 360 डिग्री होता है। ये हमारा कितना है? 110। बचा हुआ पोर्शन कितना हो जाएगा? 160 माइनस 10, आप कहोगे जी, से एक जाएगा 5, एक जाएगा आंसर कितना? कोई क्लियर है? आगे हमें निकालना है कि पी ओ की वैल्यू। इसको निकालने के लिए करें, हम इन ऐड कर दें, ऐड कर दें। तो BOE देखो, O 40 डिग्री दिया हुआ है, ये डिग्री हमें नहीं ऑलरेडी मालूम है, ये आ जाएगा, आ जाएगा। मैं इसको सॉल्व करता हूँ। आपको ये एंगल दिया हुआ है ऑलरेडी, एंगल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बेटा? आप देख रहे हो ये एंगल दिया हुआ है आपको 40 डिग्री दिया। आपने ये एंगल ऑलरेडी अभी निकाल लिया 110 डिग्री। तो क्या BOE नहीं आ जाएगा? आप कहोगे अगर ये हमारा मान लो थीटा है, आप कहोगे कितना? 110 प्लस 40 प्लस थीटा बराबर कितना? 180 डिग्री। ये हो जाएगा 150 प्लस थीटा इक्वल टू 180, या थीटा की वैल्यू 180 माइनस 150। ये प्लस है, इक्वल के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 डिग्री। आप नोट, ठीक है। समझ में आ रही हो बातें? आप बेझिझक लाइक बटन दबाइए, रुकिए नहीं, शर्माइए भी नहीं, है ना। ये सब काम करने में शर्माना नहीं चाहिए, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ
क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। करा इन फिगर 6.14 लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, पी ओ वाई 90 डिग्री है। ओ वाई देखो, ओ वाई ये कितना है 90 डिग्री का। ए इज टू बी का रेशियो, बी का रेशियो क्या है 2:3 है। अगर 2:3 है तो 2x और इसे हम 3x मान सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, वैल्यू फाइंड। आप कहोगे कि लाइन के एक तरफ के एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, तो आप सीधे सीधे लिखोगे 3x प्लस 2x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू कितना जी 180, या 5x बराबर कितना 90 डिग्री। 90 इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे 90 डिग्री, या x की वैल्यू 5 से डिवाइड कर दीजिए, 18 पचे क्या होता है 90, 18 5 जा है ना 90 होता है। x की वैल्यू कितनी आ गई 18 आ गई। अगर x की वैल्यू 18 आ गई तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x, यानी 18 दूना 36 डिग्री, 3x 18 तिया 54 डिग्री 54। समझ में आ रही बात, क्लियर है। तो एक 36 दूसरा 54, ये क्या है हमारा 90 है। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे c की वैल्यू पूछा गया है ना। तो आपको क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन रूट लेना है, एक तरफ का एंगल 180। आप देखो आपके लिए एक स्ट्रेट लाइन अगर आप देख रहे हो, इसके इस दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, यानी कि b प्लस सी कितना होगा। आप कहोगे b प्लस सी की वैल्यू कितनी 180 डिग्री होगी। b यहाँ पे क्या है हमारा 54 है, ये हमारा क्या है 54 है, प्लस सी इक्वल टू कितना 180, या c की वैल्यू अगर आप निकालना चाहो तो 180 माइनस 54 सब्ट्रैक्ट कर दो। 10 से 4 जाएगा 6, और यहाँ 7 से 5 जाएगा तो 126 है ना। मेरा फोकस चीजों को समझाने पे है ना, शब्दों का कम से कम उपयोग करके ज्यादा से ज्यादा आउटपुट दे। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आ रही हो है ना। बाकी कैसे लिखना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, हर चीज को कैसे मिल, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पे अगर आ जाए तो इन फिगर 6.15 ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर एंगल पी आर क्यू के बराबर है। यानी कि पी क्यू आर ये एंगल जो है के बराबर है बेटा, के बराबर पी आर क्यू, ये दोनों बराबर, दोनों एंगल बराबर। प्रूव करना है कि पी क्यू एस और पी आर टी ये दोनों हमारे क्या होंगे बराबर हो। कैसे करें, देखो चीजें तो आपको समझ में आती हैं, हमें लिखने नहीं आता है तो कैसे लिखना है, तो हम उसी पे अभी फोकस करने, ठीक है। आप ये कहोगे कि अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये अगर हमारा थीटा है तो ये हमारा क्या होगा, क्लियर है। अब ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम कितना होगा 100। अगेन यहां पे ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का भी सम क्या होगा 100 बराबर होंगे। इसी चीज को मैं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं पी क्यू एस, जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है एंगल पी एस, और प्लस हमने थीटा ले लिया, ये वैल्यू 180 अंश होगी। यहां पे देखें तो पी आर टी प्लस थीटा, ये भी वैल्यू हमारी कितनी 180 डिग्री होगी। क्यों होगी, तो आप कहोगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, पेयर ऑफ एंगल। यहाँ पे दोनों टोटल कितना 180, यहाँ पे टोटल कितना बनेगा 180 डिग्री, तो दोनों 180 के बराबर हैं। अब अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करते हैं, तो आप देखें क्या
एंगल पी एस प्लस थीटा इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस थीटा। समझ में आ रही बात? अब आप कहोगे ये थीटा थीटा आपस में कैंसिल हो गए, बचा क्या हमारे पास? हमारे पास बचा है एंगल पी एस इक्वल टू एंगल आर टी, और यही हमें क्या करना था। ये चीज अगर समझ में आ रही हो चीजों को, आप इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, है ना। हमारा उद्देश्य चीजों को समझाना है, ठीक है। अच्छे से कैसे चुन चुन के लिखना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, स्कूल में टीचर भी करा रहे हो, ठीक है। अभी फिलहाल आप ऐसे लिखें, चीजों को मेंशन करते हुए, चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहां पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इन फिगर 6.16 इफ x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ स्ट्रेट, ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। क्या करना है? तो देखो बेटा, अगर ए ओ बी है कहां पे, पहले देखो ए ओ बी ये लाइन है, और इसे यदि हमें स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, या तो x प्लस वाई को 180 कर लो, या फिर w प्लस जेड को आप क्या करो 180 कर लो, है ना। अगर आपके एंगल 180 तो लाइन क्या हो जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन। बात समझ में आ रही? तो आप कहोगे कि इस पॉइंट पे टोटल एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री। पॉइंट पे 60, आप कहोगे सारे एंगल का सम क्या होगा, 360 डिग्री होगा। सारे एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री, ठीक है। तो आप यहां पे लिखें x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू कितना, 300, ठीक है। अब क्वेश्चन में जो यूज करना है, x प्लस वाई किसके बराबर है, w प्लस जेड के बराबर है। इट मीन्स w प्लस जेड को हम x प्लस वाई लिख सकते हैं, w प्लस जेड को क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई लिख सकते हैं। तो हम w प्लस जेड की जगह पे क्या लिख दिए, x प्लस वाई यूज कर, x प्लस वाई ये था ही, हमने इसके जगह पे अगेन x प्लस वाई लिखा। ये बातें समझ में आ रही हैं, क्लियर होंगी? अब देखो आप, x और x 2 बार हो गया, y और y अगेन हमारा क्या हो गया, 2 बार हो गया। हम x प्लस 2y इक्वल टू 300 डिग्री लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं। अब 2 कॉमन ले लिया जाए या 2 से सबको डिवाइड कर दिया जाए, तो आप लिखोगे x प्लस वाई इक्वल टू कितना जी, 180 डिग्री, है ना। हम क्या कर रहे हैं, सबको डिवाइड कर दिए, डिवाइड बाई, और यही तो हमें लाना कि x प्लस वाई का वैल्यू अगर 180 हो जाए तब भी स्ट्रेट लाइन, w प्लस जेड की वैल्यू आ जाए तब भी स्ट्रेट लाइन, है ना। बस हमारा प्रूफ, यहीं पे आप लिखोगे ए ओ बी या स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? समझ में चीजें आ रही हैं या फिर दिक्कत हो रही है? दिक्कत नहीं होनी है, समझना है ना, समझने का प्रयास करना है। क्लियर हो चुकी हूँ? आगे बढ़ें। तो क्वेश्चन नंबर 5, ये आपके एनसीईआरटी का बड़ा फेमस सवाल, मिड टर्म का पेपर हो या फाइनल पेपर हो, ये क्वेश्चन लाइन और एंगल से टीचर को देना ही देना है, इसके बगैर तो पेपर कंप्लीट। और बड़ा आसान सा सवाल है, समझो पहले देखो। इन फिगर 6.17 POQ इज ए स्ट्रेट लाइन, POQ इज ए स्ट्रेट लाइन, ये हमारा क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ये हमारा क्या है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। OR इज परपेंडिकुलर टू द लाइन PQ, OR जो है परपेंडिकुलर टू द लाइन PQ, यानी ये हमारा क्या है, 90 डिग्री। OF इज another ray lying between, OF इज another ray lying between OP एंड OR, इन दोनों के बीच में, है ना। प्रूफ क्या करना है हमें, ROS क्या है, ROS
एस। QoS और PoS दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ऑफ करने का। QoS की वैल्यू निकालो, PoS की वैल्यू निकालो और पहले में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करो, बस सिंपल। आप समझ में आ रही है? अब इस फिगर में अगर ध्यान दो तो अगर ये हमारा 90 डिग्री, क्या ये भी 90 डिग्री होगा? लाइन है, जो क्यू क्या है, स्ट्रेट लाइन है, इधर 90 तो इधर भी क्या होगा 90। तो पहला इंफॉर्मेशन ये लिखना है कि क्या है, एंगल ROQ वैल्यू हमारी कितनी है 90 डिग्री। ये क्या होगा ROP या POR, एंगल POR की वैल्यू भी क्या होगी 90 डिग्री हो। समझ में आ रही बात है? अब देखो हमें क्या लिखना है, QoS चाहिए, QoS चाहिए। क्या लिख सकते हो? देखो एंगल QoS की वैल्यू अगर लिखना हो तो आप क्या लिखोगे, ये 90 डिग्री प्लस दूसरा क्या है ROS, ये वाला एंगल। भाई टोटल हमें लिखना है तो ये 90 डिग्री और ये ROS वाला एंगल ROS। भाई QoS पूछ रहा है तो हम इसे दो भागों में ब्रेक किए, एक 90 डिग्री और दूसरा ROS वाला। क्लियर? ऐसे ही एंगल POS, एंगल POS की बात करें क्या होगा भाई, POS टोटल हमारा कितना है, टोटल कितना है 90 डिग्री है, टोटल हमारा कितना है 90 डिग्री, ये एंगल तो हमारा 90 डिग्री। और उस 90 डिग्री में से अगर ROS हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा बचेगा क्या, सिर्फ यही तो बचेगा, सिर्फ यही तो बचेगा। बोलो समझ में आ रही बात ना? अगर ये ROP 90 डिग्री है तो इस 90 में से अगर ROS हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा क्या बचेगा, POS बच जाएगा। क्लियर? तो POS हम क्या कर रहे हैं 90 डिग्री माइनस क्या, माइनस ROS, RO। क्लियर? अब आपके पास सिंपल सी चीज है, हमें निकालना क्या है, QoS में से POS को घटाना है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। QoS में से POS को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन अपोजिट हो जाता है, तो सारे साइन क्या हो जाएंगे अपोजिट, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। अब देखो प्लस माइनस ये आपस में फिल हुए, यहाँ क्या आया, आप कहोगे यहाँ पे QoS माइनस एंगल POS, यहाँ पे देखो ROS कितने ROS 2RO। क्लियर है? अब ये इधर 2 का मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो क्या आएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो आप इधर लिखोगे 1/2 क्या आ जाएगा एंगल QoS माइनस एंगल POS, यही वैल्यू कितनी जाएगी एंगल RO। और यही हमें क्या करना है, समझ में आ रही बातें? बोलो बच्चा, दिक्कत नहीं है ना? क्लियर होनी चाहिए। 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है ये, इन द गिवन फिगर XYZ इज 64, क्या भाई 60, XY is produced to XY produced, draw a figure from the given information, फिगर हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है, इफ रे YQ बाइसेक्ट ZYP को ये क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, ये थीटा है तो ये क्या है थीटा है। फाइंड XYQ की वैल्यू बतानी है, और दूसरा रिफ्लेक्स ऑफ QYP।
सबसे पहले इसको हम ज्ञात करते हैं। अगर ये बाइसेक्टर है तो दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो आप कहोगे अगर ये हमने थीटा माना है तो दूसरा भी थीटा होगा, तो आप कहोगे क्या, थीटा प्लस 64 इक्वल टू कितना 180, 2 थीटा, थीटा थीटा ऐड होगा क्या होगा 2 थीटा इक्वल टू कितना 180 माइनस 64। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 10 से 4 जाएगा 6, 7 से 6 जाएगा 1 और 116 आया। किसकी वैल्यू, 2 थीटा की वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू अगर आप बात करें 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 पच्चे 10, 2 अठे, सारी बात। तो ये हमारा आ गया कितना 58। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है एक्स वाई क्यू, एक्स वाई, तो आप लिखोगे एक्स वाई क्यू कितना हो जाएगा बेटा 64 और 58, 64 प्लस 58, दोनों को ऐड कर लीजिए, 8 4 12 और 6 5 11 और 1 तो 22 डिग्री। क्लियर। और दूसरा क्यू वाई पी पूछा है, क्यू वाई पी, तो क्यू वाई पी भी हमारा कितना है, पहले 58 ही है, तो आप लिखोगे क्यू वाई पी कितना हो जाएगा 58 डिग्री। ठीक है। आपसे पूछा गया है रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, तो ये रिफ्लेक्स किसका होगा, क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स क्या आएगा, ये एंगल आएगा टोटल यहां से यहां तक, है ना। तो ये क्या करेंगे, टोटल 360 बनता है, 58 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आप लिख दीजिए रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी कितना हो जाएगा, आप कहोगे 360 माइनस 58 और यदि सब्ट्रैक्ट कर दें तो 2 डिग्री। क्लियर हैं। तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि आपका 6.1 यहाँ पे आई थिंक समाप्त होता है। आप इसे नोट कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन उम्मीद है समझ में आ रहा हो। हाँ, थोड़ा सा कमेंट करके जरूर बताएंगे आप कि आपको जो भी चीज़ें लिखी जा रही हैं ब्राइटनेस से रिलेटेड, आवाज़ से रिलेटेड, सारी चीज़ें क्लियर हैं या नहीं क्लियर। अगर क्लियर नहीं हो तो कमेंट में बेटा जरूर बताएंगे। ठीक है, आगे अगर बढ़ें, आगे बस यही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक। बात समझ में आ रही है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो बेटा क्या करना है, लाइक करना है, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है, और यदि कोई कमी हो इनके माध्यम से बताना है। ठीक है, अगले क्लास में हम फिर देखेंगे 6.2 को लेकर से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड लक।